सो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जनवरी के पार्ट 4 का, जिसमें हम करंट अफेयर कवर करेंगे 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इनोग्रेट 4 लेन थालतज शैलेज रामचंद्रा रेलवे ओवर ब्रिज इन अहमदाबाद। किसने इनोग्रेट किया है ये ब्रिज, ओवर ब्रिज अहमदाबाद में, रेलवे ओवर ब्रिज? तो हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है विराट कोहली, बी दिया है सुरेश रैना, सी दिया ऋषभ पंत, डी दिया नन ऑफ दिस। से ये इनोग्रेट किया ऋषभ पंत ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। JSW स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स आर्म ऑफ द $13 billion JSW Group conglomerate announced the addition of Indian star cricketer Rishabh Pant to its growing talent management roster। JSW Group ने ये conglomerate किया है और अनाउंस किया है इंडियन स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को इट्स ग्रोइंग टैलेंट मैनेजमेंट रोस्टर के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्टुगल? पोर्टुगल के प्रेसिडेंट कौन है? हमें ऑप्शंस भी दिया है, अनिबेल कैनवाको सिल्वा, बी दिया मार्सेली रेबेलो डे सोसा, सी दिया एंटोनियो कोस्टा, डी दिया नाना। सो पोर्टुगल के प्रेसिडेंट है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, मार्सेलो रेबेलो डे सोजे है पोर्टुगल के प्रेसिडेंट। बाकी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एनिबल कॉन्वाको सिलावा जो थे, ये 9 मार्च 2006 से लेकर 9 मार्च 2011 और फिर 9 मार्च 2011 से लेकर 9 मार्च 2016 तक यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और जो आपका सी ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, ये प्राइम मिनिस्टर है पोर्टुगल के, ठीक है। और अभी प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो डे सोजे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मार्सेलो रेबेलो डे सोजे एज 72 हैज बीन re-elected as president of the Republic of Portugal, registering 60.7% of the public vote, formally supported by PSD and CDS-PP, and amassed 2.5 million votes, which results are still to be obtained from 3 stations. His lead is unaccessible. So Marcelo Rebelo de Sousa, जिनकी एज है 72, उन्हें री-इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल, ठीक है। और इन्हें फॉर्मली सपोर्ट किया गया PSD एंड CDS के द्वारा, ठीक है। और अभी 3 स्टेशन से जो रिजल्ट आने हैं वो अभी बाकी हैं। सो मार्सेलो रेबेलो de Sousa जो 72 ईयर्स के हैं, उन्हें री-इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल और इन्हें कितने परसेंट वोट मिले? 60.7% votes. Which country has world largest current account surplus? कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा करंट अकाउंट का सरप्लस है? सो हमें ऑप्शंस में दिया चाइना, बी दिया जर्मनी, सी दिया नॉर्वे, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये है चाइना, जिसके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चाइना नाउ हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस, a survey by the Institute for Economic Research in Munich. The data underline a massive shift in world trade triggered by the IFO said China's current account surplus, which measure the flow of goods and services and investment, more than doubled to $310 US बिलियन लास्ट ईयर। सो चाइना अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस है चाइना के पास, ठीक है। और उन्हें मासिव शिफ्ट मिला है अपने वर्ल्ड ट्रेड से, ठीक है, जो कि वर्ल्ड। और ये जो करंट अकाउंट सरप्लस है, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है हमारे गुड्स का फ्लो, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि इस साल उनकी डबल हो गई है, $310 बिलियन हुई है, डबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सक्सेसफुली कंडक्ट मेड इन टेस्ट लॉन्च ऑफ आकाश NG मिसाइल? किसने सक्सेसफुली कंडक्ट करी है मेड इन टेस्ट लॉन्च ऑफ आकाश NG मिसाइल? हमें ऑप्शंस में दिए DRDO, बी दिया इंडियन आर्मी, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये सक्सेसफुली कंडक्ट करी है DRDO ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। DRDO कंडक्टेड द सक्सेसफुल मेड इन लॉन्च ऑफ आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज of the coast of Odisha. Akash NG is a new generation surface-to-air missile meant for use by Indian Air Force with an aim of intercepting high maneuvering low RCS aerial threats. So DRDO ने कंडक्ट करी है ये सक्सेसफुल मेड लॉन्च ऑफ आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। कहाँ से? उड़ीसा से, ठीक है। ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के यूज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पंख इन पंख अभियान? पंख अभियान में पंख की फुल फॉर्म क्या है, हमें ये बताना है। सो हमें ऑप्शंस में दिया प्रोटेक्ट,
awareness, nutrition, knowledge और health. दे दिया है protection, awareness, nutrition, no health. सी दिया protection, awareness of their right, nutrition, knowledge, health और डी दिया हुआ none of these. So पंख की फुल फॉर्म है protection, awareness of their rights, nutrition, knowledge and health. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. On the occasion of National Girl Child Day, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान launched the पंख अभियान under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme in order to aid in empowerment and growth of the girl child. We are launching the पंख अभियान today under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme where P stands for protection, A stands for awareness of their right, and for nutrition, K for knowledge and H for health. So नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था पंख अभियान. किसके अंदर? अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. ये इसलिए लॉन्च की गई थी स्कीम कि जिससे कि ये एम्पावरमेंट और ग्रोथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे और ध्यान दे सके. ठीक है, उन्होंने बताया था वी आर लॉन्चिंग द पंख अभियान. वो पंख अभियान लॉन्च कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम के अंडर जिसमें पंख का फुल फॉर्म है, जिसमें पी स्टैंड करता है प्रोटेक्शन के लिए, ए अवेयरनेस एंड न्यूट्रिशन के नॉलेज और एच हेल्थ के लिए. सो ये किसने लॉन्च करी थी? चीफ मिनिस्टर किधर के? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने. कौन से ओकेजन पे? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ओकेजन पे उन्होंने ये लॉन्च. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ. कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उद्यम सारथी ऐप यूथ के लिए? हमें ऑप्शंस में दिया यूपी गवर्नमेंट, बी दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, सी दिया दिल्ली गवर्नमेंट, डी दिया नन ऑफ दीज. सो ये उद्यम सारथी ऐप जो है ये लॉन्च करी है यूपी गवर्नमेंट ने. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. On the occasion of 71st Foundation Day of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath launched Udyam Sarthi app to help youth to explore self-employment opportunities. So 71st Foundation Day जो उत्तर प्रदेश का है उस पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च करी है उद्यम सारथी ऐप कि जिससे कि वो हेल्प कर सके यूथ को कि वो एक्सप्लोर कर सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रेक इसरो रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स. किसने ब्रेक किया है इसरो का रिकॉर्ड लॉन्च करके 143 सैटेलाइट्स? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है स्पेस एक्स, बी दिया हुआ है नासा, सी दिया रशियन स्पेस एजेंसी, डी दिया नॉन ऑफ दीज. सो ये ब्रेक किया है स्पेस एक्स ने. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. इसरो सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट ऑन बोर्ड अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल flight jump cut to 25th January. Elon Musk promoted SpaceX broke this record by launching 143 small sats. So Elon Musk की जो कंपनी है SpaceX जो रिकॉर्ड था इसे ब्रेक कर दिया है 104 सैटेलाइट का और उन्होंने लॉन्च कितने कर दिए 143 स्मॉल सैटेलाइट्स. ठीक है, पहले कितने थे 104 जो कि लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा और अब कितने हैं 143 स्मॉल सैटेलाइट्स जिसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने. सो किसने रिकॉर्ड ब्रेक किया इसरो का? दैट इज स्पेसएक्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम अ वन डे सीएम ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड का एक दिन का सीएम किसे बनाया गया है? सो हमें ऑप्शंस में दिया रोशनी शर्मा, बी दिया आनंद भाई गोपाल राव जोशी, सी दिया सृष्टि गोस्वामी, डी दिया नन ऑफ दीज. सो ये बनाया गया सृष्टि गोस्वामी जी को. सो सृष्टि गोस्वामी जी को बनाया गया वन डे का सीएम ऑफ उत्तराखंड. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. सृष्टि गोस्वामी अ हरिद्वार बेस्ड 19-year-old गर्ल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे. शी अटेंडेड एन ऑफिशियल मीटिंग इन गैरसेन and reviewed various schemes run by the state government. So हमने आपको ऑप्शंस में दिया रोशनी शर्मा और आनंद भाई गोपाल राव जोशी. ये कौन है? रोशनी शर्मा जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने राइड करी थी मोटर बाइक फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर. मतलब वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मोटर बाइक पे गई थी, वो पहली महिला थी. नेक्स्ट हमें ऑप्शंस में दिया आनंद भाई गोपाल राव जोशी की फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन थी इन द ईयर 1887 में. सो मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बता दिया. रोशनी शर्मा कौन थी? वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने राइड करी थी मोटर बाइक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक. और आनंद भाई गोपाल राव जोशी कौन थी? फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन थी. कौन से ईयर में? 1887 में. और किन्हें बनाया गया एक दिन का सीएम ऑफ उत्तराखंड? दैट इज सृष्टि गोस्वामी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सरपासेस यूनाइटेड स्टेट्स एज लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई. कौन सी कंट्री को बोला गया है यूनाइटेड स्टेट्स का एज लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई? हमें ऑप्शंस में दिया चाइना, बी दिया इंडिया, सी दिया हुआ है साउथ अफ्रीका, डी दिया नन ऑफ दीज. सो ये है चाइना. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. चाइना वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020 across the world. During the course of the year
with the Chinese economy have brought in 163 billion in inflow last year compared to 134 billion attracted by the US, the United Nations Conference on Trade and Development said in a report. So चाइना क्या है? चाइना एक लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 2020 में, और चाइनीज इकोनॉमी लाई है 163 बिलियन का इनफ्लो, और ये इनफ्लो जो था इनका लास्ट ईयर था एज कम्पेयर टू 134 बिलियन अट्रैक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये किसने बोला है? UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स? कौन सा फर्स्ट स्टेट होगा जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स होंगे? हमें ऑप्शंस भी दिए, यूपी, बी दिया गुजरात, सी दिया दिल्ली, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये स्टेट्स है यूपी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। विद द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन of the 3300 meter long airstrip near Korebar on Purvanchal Expressway, Uttar Pradesh has become the first state in the country with 2 airstrips on expressway to facilitate emergency landing and take-off fighter planes. सो उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे है एयर स्ट्रिप्स। हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, और इसकी थीम क्या होती है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। नेक्स्ट है 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो था वो हेल्ड हुआ था 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। कहाँ हुआ था? श्याम प्रसाद स्टेडियम में हुआ था, और ये स्टेडियम कहाँ पे है? नियर पनाजी इन गोवा में। वेरी फेमस पोएट एंड हैदराबाद हिस्टोरियन नरेंद्र लूथर पास्ड अवे। नरेंद्र लूथर कौन थे? वो भी बहुत फेमस पोएट और हैदराबादी हिस्टोरियन थे। नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 25, जिससे कि क्रिएट कर सके अवेयरनेस अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया? 25 जनवरी को। 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब बनाया जाता है? 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। नरेंद्र लूथर कौन थे? वो एक बहुत फेमस पोएट और हैदराबादी हिस्टोरियन थे। नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया था? 25 जनवरी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी वाइस चीफ? किसे अपॉइंट किया गया एज द न्यू आर्मी वाइस चीफ? हमें ऑप्शंस में दिया, लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद, बी दिया जनरल मनोज मुकुंद, सी दिया जनरल बिपिन रावत, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया है न्यू आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। न्यूली अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती took walk down his village as well as the memory lane. Mohanty visited native Jayabada and interacted with villagers who were elated to see the son of the soil. So ये न्यू अपॉइंट किया गया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च जेल टूरिज्म इनिशिएटिव फ्रॉम पुणे येरावाड़ा जेल? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है जेल टू टूरिज्म फ्रॉम पुणे येरावाड़ा जेल? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी दिया गुजरात, सी दिया दिल्ली, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये स्टेट है महाराष्ट्र जिन्होंने लॉन्च किया हुआ जेल टूरिज्म। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे लॉन्च अ जेल टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम पुणे येरावाड़ा prison in a move to help students learn about historical experience. The initiative was launched by an online event. Deputy Chief Minister Ajit Pawar and other top officials was physically present at the येरवाड़ा जेल। सो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी ने लॉन्च किया ये जेल टूरिज्म का इनिशिएटिव लिया है। कहाँ से? फ्रॉम पुणे येरवाड़ा प्रिजन। ये एक मूव है जो कि हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को टू लर्न अबाउट देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसे ऑनलाइन इवेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार जी वो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट थे एट द येरवाड़ा जेल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंडक्टेड एमफ्लेक्स 21 एक्सरसाइज विद आर्मी एंड एयरफोर्स? किसने कंडक्ट किया था एमफ्लेक्स 21 एक्सरसाइज विद आर्मी एंड एयरफोर्स? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है इंडियन नेवी, बी दिया रशियन नेवी, सी दिया बोथ एंड डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये कंडक्ट किया था इंडियन नेवी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट amphibious exercise Amphex 21 was conducted in Andaman Nicobar group of island from 21 to 25 Jan 2021. The exercise involved the participation of naval ship, amphibious drops of the army and different type of aircraft from the Air Force. So ये कंडक्ट करी है Amphex 21 एक्सरसाइज विद
एयर आर्मी एंड एयरफोर्स, ये कंडक्ट करी है इंडियन नेवी ने। कब से लेकर कब तक? 21 से लेकर 25 जन तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क? इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ पे? हमें ऑप्शन दिए राजस्थान, बी दिया केरला, सी दिया गोवा, डी दिया नन ऑफ दीज। सो इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क जो है वो है केरला में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द केरला गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च ₹300 crore 3-tower gender park in Kozhikode that will be functioning from February. This initiative is first of its kind in the country and also a step toward gender equality in the state. So ये केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 300 करोड़ का 3-tower जेंडर पार्क कोझिकोडे में, जो कि फंक्शन करेगा फरवरी से। ये इनिशिएटिव उन्होंने पहली बार लिया है कंट्री में और ये उनका स्टेप है टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी इन द स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन्स द सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021? किसने जीता है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है राजेंद्र कुमार भंडारी, बी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, डी सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अनाउंस द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर दिस ईयर एंड राजेंद्र कुमार भंडारी हैज बीन सिलेक्टेड इन इंडिविजुअल कैटेगरी अलॉन्ग विद द सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो इसमें सेलेक्ट किया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को भी और उनके साथ सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी सिलेक्ट किया गया है। सो किसने जीता है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? दैट इज राजेंद्र कुमार भंडारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंक्स पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? किसने पार्टनरशिप करी है विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? हमें ऑप्शंस दिया इंडिया, बी दिया चाइना, सी दिया रशिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये पार्टनरशिप करी है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विद इन 4 years ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वेलकमिंग इंडिया एज एन एसोसिएशन कंट्री, IEA members and the Government of India have entered into a strategic partnership to deepen their collaboration across a wide range of critical topics, including energy security and clean energy transition. So, ये 4 years का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वेलकम किया है इंडिया को एज एन एसोसिएशन कंट्री। आईईए के जो मेंबर्स है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अब एंटर करी है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कि जिससे कि वो कोलैबोरेट कर सके और इंक्लूड हो सके एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। सो किसने पार्टनरशिप करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ? दैट इज इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस 2021 एज इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट? किसने लॉन्च किया है 2021 को एज इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है पीयूष गोयल, बी दिया रविशंकर प्रसाद, सी दिया प्रकाश जावड़ेकर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने 2021 को एज इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर एंड मिस Barbara Pompili, the French Minister for Ecological Transition, launched the Indo-French of the Environment in New Delhi today. The basic objective is to strengthen Indo-French cooperation in sustainable development, increase the effectiveness of action in favor of global environment protection, and give them greater visibility. So, Minister for Environment, Forest और Climate Change जो श्री प्रकाश जावड़ेकर है और बारबरा पोम्पाली जो है जो फ्रेंच मिनिस्टर है फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, उन्होंने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट। कब, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज कर सके द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये मेनली ध्यान देना चाहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तभी इन्होंने 2021 को क्या किया एज इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया? एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया स्लीम खालिस, काजा खालिस, जूरी रतास, डी दिया नन ऑफ दिस। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया है काजा खालिस। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है एस्टोनिया की। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फॉर्मर मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट काजा खालिस हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया एज द न्यू 2-party coalition government was sworn in on January 26, 2021. The Baltic nation will be led by the first woman prime minister ever since it regained independence in 1991. So former minister जो थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, फॉर्मर मेंबर है ये यूरोपियन पार्लियामेंट की, काजा खालिस जी को बनाया गया है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। ठीक है, कब बनाया गया? जनवरी 26 को। और ये वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है।
सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च कृषि शाखा ऐप फॉर फार्मर्स। कृषि शाखा ऐप फार्मर्स के लिए लॉन्च करी है। हमें ऑप्शंस भी दिया, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस या नन ऑफ दीज। सो ये लॉन्च करी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कृषि शाखा ऐप फार्मर्स के लिए। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च इट्स न्यू ऐप कृषि शाखा टू cater to the specific needs of the farmer in the country and guide them in adopting best farming practices and enhancing productivity. Bharti Exa Krishi Shakha aim at helping Indian farmers make informed decisions through customized information related to their farming requirement. It shares relevant information about the scientific way of farming, crop cultivation, sowing और हार्वेस्टिंग ऑफ द मेजर क्रॉप। सो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च करी अपनी न्यू ऐप कृषि शाखा कि जिससे कि वो उन्हें जो फार्मर्स की स्पेसिफिक नीड्स है वो प्रोवाइड कर सके और उन्हें गाइड कर सके बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और एनहांस कर सके उनकी प्रोडक्टिविटी। भारतीय एक्सा ने कृषि शाखा ऐप के थ्रू उनका एम है कि वो इंडियन फार्मर्स को हेल्प कर सके उनके डिसीजंस में और उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके अबाउट द साइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग, क्रॉप कल्टीवेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग ऑफ अ मेजर क्रॉप। तो किसने लॉन्च करी कृषि शाखा ऐप फॉर फार्मर? दैट इज भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? इंडिया के रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में? हमें ऑप्शन 81st, 86th, 80th दी दिया, नन ऑफ दीज। सो इंडिया की जो रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में दैट इज 86। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड 6th place to 86th among 180 countries in a corruption perception index in 2020. For 2020 Transparency International Corruption Perception Index, the index which ranked 180 countries and territories by their perceived level of public sector corruption according to experts and business people, used to scale of 0 to 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. Corruption Perception Index के अकॉर्डिंग 0 जो होता है वो हाईली करप्ट होता है और 100 जो होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है। इंडिया की जो रैंक आई है उसमें आई है 86। कितनी कंट्रीज में से? 180 कंट्रीज में से। अब हम अपने इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को। लेजेंडरी और आइकॉनिक टॉक शो के जो होस्ट थे लैरी किंग पास्ड अवे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया? 24 जनवरी को। और इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है ऑन द इनइक्वालिटी फेस्ड बाय गर्ल्स टू प्रमोट द एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। कि जो भी इनइक्वालिटी गर्ल्स फेस करती हैं उनको रिमूव करना और प्रमोट करना एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन को गर्ल चाइल्ड। इलेक्शन कमीशन रोल आउट डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ईपी। इलेक्शन कमीशन ने क्या कौन से वोटर आईडी कार्ड्स को अभी लाए हैं डिजिटल में? दैट इज ईपी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब सेलिब्रेट किया? 24 जनवरी को। लैरी किंग कौन थे? वो एक लेजेंडरी और आइकॉनिक टॉक शो के होस्ट थे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया? 24 जनवरी को। और ईपी क्या है? ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है। अब बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। हु लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा एट राजस्थान बॉर्डर? किसने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्द हवा एट राजस्थान बॉर्डर? हमें ऑप्शन पे बीएसएफ, बी दिया इंडियन पुलिस, सी दिया बोथ हैंड में, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया बीएसएफ ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सर्द हवा एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान, अंडर विच vigil will be fitted up to check the instance of infiltration due to this dense fog in the area. The operation will continue till January 28. So border security force ने ये लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा। कहाँ पे? वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान में। और ये ऑपरेशन कब से कंटिन्यू होगा? 28 जनवरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु को-चेयर 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम? किसने को-चेयर किया 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है हर्षवर्धन श्रृंगला, बी दिया गजेंद्र सिंह शेखावत, सी दिया प्रकाश जावड़ेकर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये को-चेयर किया है ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, दैट इज को-चेयर बाय हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया एंड जापान हेल्ड द 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम ऑन 28 Jan 2021 in New Delhi. The meeting was co-chaired by Sri Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary, and Mr. Suzuki Satoshi, Ambassador of Japan to India.
सो इंडिया और जापान की 5th जॉइंट मीटिंग थी, ठीक है। ये कब हुई थी? 28 जनवरी को न्यू दिल्ली में थी और इसे को-चेयर किया था श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने हमारे यहाँ से, और उधर से को-चेयर किया था सुजुकी संतोषी जी ने, जो कि एम्बेसडर है जापान की हमारे इंडिया के लिए। सो किसने को-चेयर किया था 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम? दैट इज को-चेयर बाय हर्षवर्धन श्रृंगला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च इट्स न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब? किसने लॉन्च किया अपना न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब? दैट इज, हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है गूगल, बी दिया माइक्रोसॉफ्ट, सी दिया डेल, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टेक जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट हैज सेट इट्स साइट ऑन नोएडा द अमेरिका मल्टीनेशनल लॉन्च न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटेट दिल्ली एनसीआर। दिस न्यू एडिशन इज सेट टू सर्व एज ए प्रीमियर हब फॉर ड्राइविंग कटिंग एज इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट। सो टेक जॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सेट करने जा रहा है अपना न्यू इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब नोएडा में, जैसे कि लिखा हुआ न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी दिल्ली एनसीआर। सो हु लॉन्च इट्स न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब? दैट इज लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर 35th प्रगति मीट? 35th प्रगति मीट को किसने चेयर किया है? सो हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ हर्षवर्धन, भी दिया जितेंद्र सिंह, सी दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये चेयर किया है 35th प्रगति मीट को, दैट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 35th एडिशन ऑफ प्रगति, द आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर करा था 35th एडिशन ऑफ प्रगति। ये एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? कौन सी इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है? सो हमें ऑप्शंस में दिया डबल डेकर एक्सप्रेस, बी दिया वासुकी, सी दिया उदय एक्सप्रेस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये है वासुकी जो इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल railway zone has created another record when it operated the longest freight train on the Indian Railway Network. SECR Raipur division for the first time amalgamated 5 rank of freight coaches from Bhilai D cabin till Korba, which fall under Bilas division अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय द रेलवे। सो ये स्टेटमेंट रेलवेज ने दी है, ठीक है। बट आपको मेन क्या रखना है, याद रखना है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन कौन सी है? दैट इज वासुकी, ठीक है। और इसमें भी कौन से जोन की है? ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की है, ठीक है। इसने अनदर रिकॉर्ड क्रिएट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट द श्री शक्ति ग्राउंड स्टेशन एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कॉम्प्यूटर? सो किसने इनॉग्रेट किया श्री शक्ति ग्राउंड स्टेशन एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? हम ऑप्शन से इसरो, भी दिया नासा, सी दिया बोथ एम, भी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट किया इसरो ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसरो चेयरमैन के सिवान इज लाइकली टू इनॉग्रेट द श्री शक्ति ग्राउंड स्टेशन एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ engineering and technology in computer. The station will help monitor the satellite developed by the institute, which is set to be launched by ISRO on February 28. So इसरो की जो चेयरमैन है के सिवान जी ने इनोग्रेट किया श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन, कहाँ पे? एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस कंप्यूटर में, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया था Feb 28 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली? कौन सा मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विस ब्रांड है ग्लोबली? हमें ऑप्शंस भी दिए हुए टीसीएस, बी दिया एचसीएल, सी दिया एसेंचर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये है टीसीएस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। टीसीएस हैज बीन रैंक्ड third most valued IT services brand globally after Accenture and IBM according to the report by Brand Finance. Brand Finance की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग TCS जो है वो नंबर 3 पे है, ठीक है। इनसे पहले कौन सी? एसेंचर एंड IBM। 4 इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी TCS, इन्फोसिस, HCL एंड विप्रो secured spot in the top 10 globally tally. सो कौन सी मोस्ट वैल्यूड आईटी सर्विस ब्रांड है ग्लोबली? दैट इज TCS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SISFS? हमें यहाँ पे अब फुल फॉर्म बतानी है SISFS की। हमें ऑप्शन दे दिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इनोवेशन सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इनोवेशन सीड फाउंडेशन स्कीम, डी है नन ऑफ
दिस। सो SISFS की फुल फॉर्म है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम विद अ कॉर्पस ऑफ ₹945 crores to provide financial assistance to startup for proof of concept, prototype development, product trial, market entry, and commercialization. The funds will be disbursed through selected incubators across India from 2021 to 2025. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade said in a notification. So, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ के साथ कि जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके स्टार्टअप्स को फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए। ये फंड डिसबर्स्ड होगा उनको जो कि सिलेक्ट होंगे इंक्यूबेटर अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2021 टू 2025। ठीक है, ये किसने बोला है? ये बोला है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने अपनी स्टेटमेंट में। सो मुझे आपको यही न्यूज़ पहुंचानी थी आप तक, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि फुल फॉर्म बताइए SISFS की, विच इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और इसे कितने के साथ लॉन्च किया गया? 945 करोड़ के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज द नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान। किसने रिलीज किया नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान? हमें ऑप्शंस में दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते। कंसीडरिंग द नीड टू हैव अ कंजर्वेशन paradigm for marine megafauna and marine turtle, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released marine megafauna screening guidelines and National Marine Turtle Action Plan in New Delhi. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने रिलीज किया marine megafauna standing guidelines and National Marine Turtle Action Plan। कहाँ? न्यू दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में? हमें ऑप्शन में 30th, 11th, 9th या नन ऑफ दिस। सो इंडिया की जो रैंक है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में दैट इज 10th। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंडिया रैंक 10th आउट ऑफ 11th एशिया पैसिफिक कंट्रीज इन अ न्यूली लॉन्च्ड हेल्थ इंडेक्स टू मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स मेजर द readiness of 11th health system across the region. Australia, China, Japan, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and New Zealand in adopting personalized healthcare, enabling the right care to be tailored to the right person at the right. इंडिया की जो रैंक है वो 10th है आउट ऑफ 11th एशिया पैसिफिक कंट्रीज में से जिन्होंने न्यूली लॉन्च किया ये हेल्थ इंडेक्स जिससे कि वो मेजर कर सके पर्सनलाइज हेल्थ केयर को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स ये मेजर करता है 11th हेल्थ सिस्टम को अक्रॉस द रीजन और इसमें इंक्लूड होते हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड जो कि अडॉप्ट करेंगे सिर्फ पर्सनलाइज हेल्थ केयर को। सो क्या रैंक है इंडिया की एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स में? दैट इज 10th। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जनवरी एवरी ईयर सिंस 2006। जो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन है ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 जनवरी को एवरी ईयर। कब से? 2006 से। 73rd शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 30th इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मेमोरी पे शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 30th को और ये 73rd शहीद दिवस था। ऑस्कर विनिंग फेमस एक्टर क्लोरिस लेंचमैन हैज पास्ड अवे। क्लोरिस लेंचमैन कौन थी? ये एक ऑस्कर विनिंग फेमस एक्टर थी। इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को और इसका फोकस होता है ऑन द वर्किंग कंडीशन एंड चैलेंजेस दैट कस्टम ऑफिसर फेस इन देयर जॉब। इंटरनेशनल कस्टम डे कब से ऑब्जर्व किया जाता है? 26 जनवरी को और इसका फोकस क्या होता है? ये फोकस देता है वर्किंग कंडीशन और चैलेंज पे जो कि कस्टम ऑफिसर फेस करते हैं अपनी जॉब्स में। इंडिया एंड मोहन बेगान गोलकीपर प्रासंता डोरा पास अवे। प्रासंता डोरा कौन थे? वही गोलकीपर थे। सो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 जनवरी को इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। 73rd शहीदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30th जनवरी को। किसकी मेमोरी में? महात्मा गांधी जी की मेमोरी पे। क्लोरिस लेंचमैन कौन है? या ऑस्कर विनिंग फेमस एक्टर है।
इंटरनेशनल कस्टम डे कब ऑब्जर्व किया 26 जनवरी को। प्रसन्नता डोरा कौन है, ये गोलकीपर है। अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु ओपन एनसीएलटी चेन्नई बेंच, किसने ओपन किया है एनसीएलटी का चेन्नई बेंच। हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ नरेंद्र सिंह तोमर, बी दिया हरदीप सिंह पुरी, सी दिया निर्मला सीताराम, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये ओपन निर्मला सीताराम जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन श्रीमती निर्मला सीताराम इनॉग्रेटेड द चेन्नई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल थ्रू वर्चुअल मोड। उन्होंने ये इनॉग्रेट करी है किस तरीके से, वर्चुअल मोड के थ्रू उन्होंने ये इनॉग्रेट करी है। क्या इनॉग्रेट करी है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच। नेक्स्ट है, हु विन द फर्स्ट प्राइज ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे किसने पहला प्राइज जीता है। सो हमें ऑप्शंस में दिया राम टेम्पल टैब्ल्यू, दिया द टैब्ल्यू ऑफ महाराष्ट्र, सी दिया द टैब्ल्यू ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है राम टेम्पल टैब्ल्यू ने पहला पुरस्कार रिपब्लिक डे में। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड रिलेटेड टू द रिपब्लिक डे परेड 2020 एट राष्ट्रीय रंगशाला कैंप इन दिल्ली ऑन January 28, 2020. Assam tableau was adjudged the best among all the 16 participating state and union territories. The flutes of Uttar Pradesh and Odisha were jointly named as second best. Odisha tableau displayed long Lingarja, famous Rukana Rath Yatra. Lord Lingarja was worshipped as both Lord Shiva and Lord Vishnu in the 6th century temple called Lingaraj Temple at भुवनेश्वर। पहला पुरस्कार रिपब्लिक डे में जीता है राम टेम्पल टैब्ल्यू ने। असम की जो टैब्ल्यू वो भी बहुत अच्छी थी 16 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में, और उड़ीसा की जो टैब्ल्यू थी उसमें उन्होंने डिस्प्ले किया था लॉर्ड लिंगराजा जी को, जो कि फेमस रुकना रथ यात्रा थी। और इनमें लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु जी को मानते थे 6th सेंचुरी में। कौन से टेम्पल में, लिंगराज टेम्पल में। सो किसने जीता पहला पुरस्कार रिपब्लिक डे में, दैट इज राम टेम्पल टैब्ल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इनोग्रेट इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट इन गुजरात, कौन से बैंक ने इनोग्रेट करी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट गुजरात में। हमें ऑप्शंस भी दिया HSBC, बी दिया PNB बैंक, सी दिया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनोग्रेट किया है HSBC। सो इसका मतलब है कि HSBC ने इनोग्रेट करी है अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट गुजरात में। अब डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर HSBC इनोग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच एट गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर सिटी in Gujarat. HSBC is one of the earliest global financial institutions setting up a branch at India Gift City and was the first bank to get a license from the newly set up International Finance Services Center Authority, said a release by the company. So Global Financial Services Major HSBC ने इनोग्रेट करी है अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट की ब्रांच गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर में गुजरात में। HSBC जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसे सेटअप करी अपनी ब्रांच इंडिया में। ये पहला बैंक है जिसको लाइसेंस मिला है फ्रॉम द न्यूली सेटअप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी से, कि जिससे कि वो अपनी इनोग्रेट कर सके इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, सेटअप कर सके अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट इंडिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बिकमिंग द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट 5G सर्विसेज सक्सेसफुली। कौन बना है पहला टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा 5G सर्विसेज को सक्सेसफुली। हमें ऑप्शंस भी दिए भारती एयरटेल, बी दिया वोडाफोन, सी दिया बोथ एंड, बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये बना है भारती एयरटेल पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना इंडिया में जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा 5G सर्विसेज को सक्सेसफुली। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारती एयरटेल ड्यूरिंग a press conference announced that it has become India's first telecom operator to successfully demonstrate and orchestrate live 5G services over a commercial network in Hyderabad. Reliance Jio previously announced to be testing 5G in India. तो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में कौन है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करे 5G की सर्विस सक्सेसफुली, दैट इज भारती एयरटेल। कि भारती एयरटेल ने जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि उन्होंने अभी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि इंडिया का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करेगा 5G सर्विसेज को ओवर द कमर्शियल नेटवर्क हैदराबाद। तो कौन बनी है पहली टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगी 5G सर्विसेज सक्सेसफुल, दैट इज भारती एयरटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ SBI। SBI का MD किससे अपॉइंट किया गया। हमें ऑप्शंस में दिया अश्विनी कुमार, बी दिया स्वामीनाथन जनारामन, सी दिया बोथ एंड, बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये MD ऑफ SBI बैंक अपॉइंट किया गया है, दैट इज बोथ एंड बी अश्विनी कुमार और स्वामीनाथ जनारामन। सो इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया एज द MD ऑफ SBI। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द
appointment committee of the cabinet cleared the name of two officials, Swaminathan Janakiraman and Ashwini Kumar Tiwari, as new managing directors of State Bank of India. The appointment are फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इनका जो अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए और इन दोनों को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ऑफ जर्मन वॉच। इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 में ऑफ जर्मन वॉच। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ 8th, 7th, 5th या नन ऑफ दीज। सो जो इंडिया की जो रैंक है ये है 7th। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया रैंक 7th अमंग countries most affected by climate change in 2019. The Global Climate Risk Index 2021 report said that in 2019 monsoon continued for a month longer than normal. The report further stated that from June to the end of September 2019 110% long period average was recorded. So India की जो रैंक थी वो थी 7th by the climate change in 2019 और ग्लोबल क्लाइमेट। सो जो रिपोर्ट है उसने बोला है कि जो जून से लेकर एंड ऑफ सितंबर तक 2019 के 110% लॉन्ग पीरियड एवरेज रिकॉर्ड किया गया था। और ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 में जो जर्मन वॉच का है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज 7th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। हमें ऑप्शंस में दिए जेके सिवान, बी दिया अरुण तिवारी, सी दिया हुआ अतुल कुमार जैन, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो अरुण तिवारी जो है वो चेयरमैन है इंडसलैंड बैंक की। अतुल कुमार गोयल जो है वो एमडी और सीईओ यूको बैंक की। सो अब हमारा ऑप्शन में क्या बचा, जेके सिवान। जो जेके सिवान कौन है, वो एमडी और सीईओ है धनलक्ष्मी बैंक के। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। धनलक्ष्मी बैंक सेट द रेजोल्यूशन टू अपॉइंट जेके सिवान एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक was passed with an overwhelming majority of 99.81. The bank regulatory filing said that 105 shareholders who account for 99.81% the total votes cast voted for the resolution, while 18 shareholders who account for 0.19% of the votes opposed द रेजोल्यूशन। तो धनलक्ष्मी बैंक ने अपने रेजोल्यूशन में बोला है कि वो अपॉइंट करेंगे जेके सिवान को नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बैंक का फॉर द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ 99.8%। बैंक की रेगुलेटरी फिलिंग ने बोला है कि 105 शेयर होल्डर्स हैं जिनके अकाउंट आ रहे हैं 99.81% में टोटल वोट कास्ट में और वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन में, वाइल 18 शेयर होल्डर जो है वो 0.19 में है फॉर द वोटेड अपोज द रेजोल्यूशन। सो फाइनली एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक कौन है, जेके सिवान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020। किसको मिला है नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020। हमें ऑप्शंस में दिया मेघालय, बी दिया मनाली, सी दिया हुआ है गोवा, डी दिया नन ऑफ दिस। ये मिला है मेघालय को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मेघालय वाज सिलेक्टेड फॉर special award on information technology application in elections by the Election Commission of India in the National Best Electoral Practices Award 2020. So ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मेघालय के जो उन्हें सिलेक्ट किया गया स्पेशल अवार्ड फॉर आईटी के लिए, आईटी एप्लीकेशन के लिए बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्हें मिला है नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। किसने इनॉग्रेट किया है इंडिया का 8th इंटरनेशनल सिल्क फेयर। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है रमेश पोखरियाल, बी दिया स्मृति ईरानी, सी दिया हुआ है महेंद्र नाथ पांडे, डी दिया नन ऑफ दिस। तो 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर को इनॉग्रेट किया है स्मृति ईरानी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑन वर्चुअल पोर्ट। The fair is considered to be India's biggest silk fair, being held under one roof on Indian Silk Export Promotion Council virtual platform. So textile minister स्मृति ईरानी ने इनोग्रेट किया है 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर वर्चुअल पोर्टल पे और ये फेयर कंसीडर किया गया है इंडिया का बिगेस्ट सिल्क फेयर, बीइंग हेल्ड अंडर वन रूफ ऑन इंटरनेशनल सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। सो रमेश पोखरियाल जो है वो संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमने आपको ऑप्शंस में दिया हुआ। महेंद्र नाथ पांडे जो है वो संभालते हैं मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और स्मृति ईरानी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। किसे अपॉइंट किया गया एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। हमें ऑप्शन पे भव्या लाल, बी दियो जूली स्वीट, सी दियो केविन स्नेडर, डी दियो नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया भव्या लाल को। भव्या लाल को चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नासा सेड लाल ब्रिंग एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ द रिसर्च स्टाफ एट द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2005 to 2020. There she lead analysis of space technology strategy and policies for the White House, Office of Science and Technology Policy and National Space Council as well as Federal Space Oriented Organization. So NASA ने बोला कि भव्या लाल को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पे, और वो बहुत सारी जगह पहले काम भी कर चुके हैं और उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है स्पेस टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी पॉलिसीज फॉर द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, तभी उन्हें अपॉइंट किया गया एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने डाउट्स इन कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।